पर्यावरण शब्द परि आवरण के संयोग से बना है। परि का से चारों ओर तथा आवरण का से परिवेश है। दूसरे शब्दों में कहें तो पर्यावरण अर्थात वनस्पतियों, प्राणियों और मानव जाति सहित सभी सजीवों और उनके साथ संबंधित भौतिक परिसर को पर्यावरण कहते हैं। वास्तव में पर्यावरण में वायु, जल, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव और उसकी विविध गतिविधियों के परिणाम आदि का सभी का समावेश होता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए डिप्टी हाउसिंग कमिश्नर मांगेराम चौहान की पहल पर शुभम वालिया ने परिपाटी न्यूज पर लिया एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, मैं शुभम वालिया, प्रदेश सांस्कृतिक प्रकोष्ठ प्रभारी परिपाटी न्यूज। आज हम एक ऐसा इंटरव्यू करने के लिए जा रहे हैं जिसके जो एक अधिकारी के रूप में रहते हुए अपनी कई जिलों में सेवाओं को दे रहे हैं और साथ में पर्यावरण जागरूकता के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। मेरे साथ आज परिपाटी न्यूज पर वार्ता करेंगे श्री मांगेराम चौहान जी, जो वर्तमान में डिप्टी हाउसिंग कमिश्नर बरेली जोन है। और सबसे पहले तो सर, आपका परिपाटी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको भी, एक विचार को बढ़ाने के लिए आप लोग आगे। कमिश्नर साहब, मेरा सीधा सवाल है कि आपके बारे में जितना मैं जान पाया हूँ या जितना मैंने स्टडी किया है, आप इस इतने बिजी शेड्यूल में होकर भी, क्योंकि जो आपका दायित्व है काफ़ी बड़ा दायित्व है, काफ़ी कार्य क्षेत्र आपका रहता है, उसके बाद भी आप पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। पर्यावरण के लिए मैं देखता रहता हूँ, आप स्कूलों में छोटे बच्चों के साथ काम करते हैं। जागरूकता के लिए आपके मन में ये ललक, आपके मन में ये उद्देश्य, जिस उद्देश्य को लेकर आप काम कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई? आपके मन में ये भाव कैसे आया कि मुझे पर्यावरण के क्षेत्र में काम करना है? अमरोहा जनपद की नौगावा सादात तहसील में तैनाती के दौरान एक समाचार चैनल पर चले समाचार और 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार 2 लोगों से बातचीत करने के दौरान मुझे एहसास हुआ कि तापमान पृथ्वी का नहीं, लोगों का भी बढ़ा हुआ है और इस पर काम किए जाने की आवश्यकता है। तहसील नौगावा से ग्रीन बॉन्ड, हरित बंध पत्र की शुरुआत की गई, जिसमें गिरफ्तार लोगों से 5 पौधे तथा उनके 2 जमानतियों से एक पौधा लगाने की शर्त लगाई गई। अर्थात एक तरह से उनको सामाजिक दायित्व दिया गया, जो इस विचार की शुरुआत का कारण बना और इस विचार के माध्यम से पर्यावरण के प्रति और रुझान मेरा भी हो गया। और जो लगातार ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान पृथ्वी का बढ़ रहा है, या अनेक ऐसी कोरोना जैसी महामारियां फैली जहां ऑक्सीजन की महत्ता का हम लोगों को एहसास हुआ, उन सब के कारण विचार हुआ कि क्यों ना पर्यावरण के लिए अपने प्रयासों को किया जाए और उन प्रयासों को इस तरह किया जाए कि अपने कार्यों के साथ उनको जोड़ दें, जिससे अलग से अतिरिक्त समय देने की आवश्यकता ना हो। कमिश्नर साहब, मैं ये आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि आज वर्तमान में आप देखते होंगे मीडिया के माध्यम से भी, आपके पास भी ऐसे लोग आते होंगे, संस्थाएं आती होंगे। पर्यावरण संरक्षण की शायद मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति ना होगी कि सबसे ज़्यादा संगठन, जो सामाजिक संगठन है, जो ज़मीन पर काम कर रहे हैं, वो पर्यावरण के विषय पे काम करते हैं, लेकिन बावजूद उसके वो परिणाम नहीं आ पा रहे हैं जो परिणाम आने चाहिए। औसत आज मिलाया जाए तो पेड़ों की जो कटाई है उसके हिसाब से रोपण उनका नहीं हो पा रहा है। इतनी संस्थाएं काम कर रही हैं। कमिश्नर साहब, आप किसी और विषय को लेकर के क्यों नहीं चले? पर्यावरण ही विषय क्यों आपने चुना? इस पर तो बहुत संस्थाएं काम कर रही हैं, अपने अपने माध्यम से, अपने अपने तरीके से काम कर रही हैं। आपके कौन से ऐसे विचार, आपके अंदर ऐसी कौन सी प्रेरणा थी कि जब आपने इस क्षेत्र को प्रमुखता से चुना? देखिए, जब हम पर्यावरण के विषय में और गंभीरता से सोचते हैं, तो पर्यावरण में जिस विचार के साथ शुरुआत हुई वृक्ष लगाने की, वृक्ष एक ऐसा माध्यम है जो हमें ऑक्सीजन देता है, जिससे हमारी सांसें चलती हैं। वृक्ष ही हैं जो पर्यावरण में फैली कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं। वृक्ष ही हैं जो बादलों को आकर्षित करते हैं
और बादल से हुई बारिश के कारण हमारी फसलें उगती हैं। यानी एक तरह से देखा जाए कि अगर पर्यावरण बेहतर है तो हमें सांस लेने, भोजन पाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पर्यावरण कहीं ना कहीं जीवन का विषय है। इस नाते कि जो विषय जीवन का है, जिसकी वजह से हम जीवित हैं, जिसकी वजह से हम स्वस्थ हैं, जिसकी वजह से हम बीमारियों से बचे हैं, क्यों ना उस क्षेत्र में आगे बढ़ के अपने कार्यों से जोड़ते हुए काम किया जाए। तो उसी से ये प्रेरणा आगे इस पर काम करने की मुझे मिली और उसी पे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़। पृथ्वी के साथ साथ मनुष्य का भी बढ़ रहा है तापमान, ऐसा कहते हैं मांगे राम चौहान। कमिश्नर साहब, आपने अपने विचार के बारे में, अपने उद्देश्य के बारे में बताया। बड़ी रोचक सी बात आपने बताई कि दो जमानतियों के द्वारा और उनके जो भी आपने अपने विषय को रखा, क्या आपको ऐसा नहीं लगा आपके स्टाफ के द्वारा, आपके जो उस वर्तमान उस समय में, क्या ये ऐसा नहीं लगा कि ये आप उस समय एसडीएम रहे कि एसडीएम साहब ये क्या बात कह रहे हैं, पेड़ लगाने के लिए इनसे कह रहे हैं? और उसके बाद उनके द्वारा अगर पौधारोपण किया गया तो फिर वहाँ पर उस अभियान को आपने गति कैसे दी? उसमें आपने अपने स्टाफ का सहयोग लिया, अपने अधिकारियों का सहयोग लिया, या शासन में बैठे हुए अपने जिम्मेदारान का सहयोग लिया? किस प्रकार से उस आंदोलन को आपने बड़ा किया? तो दरअसल जो जमानत के रूप में ग्रीन बॉन्ड भरवाया गया, 7 वृक्ष लगाने की सामाजिक जिम्मेदारी उन अभियुक्तों को दी गई जिनका तापमान बढ़ा हुआ था। उनको जमानत के बाद, ग्रीन बॉन्ड भरने के बाद पेड़ लगाते हुए अपने फोटो फाइल पर दाखिल करने होते थे। और चूंकि वो लोग 6 महीना न्यायालय के समक्ष पाबंद रहते थे, तो उस पाबंदी के दौरान उनको बीच बीच में व्हाट्सएप के माध्यम से अपना फोटो लेकर आते थे, जिसको फाइल पर दाखिल किया जाता था। यानी एक तरह से लोगों द्वारा जो पौधे लगाए गए उन्हीं के माध्यम से उनका संरक्षण कराया गया। और जब एक व्यक्ति के रूप में हम अपना जेब खर्च से, अपनी पॉकेट से कोई पौधा लगाते हैं तो उसको बचाने की जिम्मेदारी हम लोग ज़्यादा अच्छे से निभाते हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ, आपका जो दायित्व है, एसडीएम उस समय आप रहे, तो बड़ा ही जिम्मेदारी से भरा और एक नियमावली के तहत बंधा हुआ दायित्व है। तो इसके लिए क्या आपने जब फाइल पे फ़ोटो अपलोड करने वाली बात आपने मुझे बताई है, तो उस पर आपको किसी विरोध का सामना तो नहीं करना पड़ा कि एसडीएम साहब आप ये क्या करा रहे हैं? मतलब विरोध तो कोई क्या करेगा पर्यावरण का, वृक्षारोपण का, लेकिन किसी ने कहा हो अरे आप क्या काम करा रहे हैं, कोई काम थोड़ी है, कुछ और इनको दंड दीजिए या कुछ और इनसे कराइए, ऐसे विषय, ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें क्या आपके सामने उस समय आई थी? नहीं, मैंने अपने उच्च अधिकारियों के संज्ञान में भी ये मामला डाल दिया था। और कई लोगों को कई बार लगता था कि पर्यावरण को हम लोग इससे क्यों जोड़ रहे हैं, लेकिन जैसे उन्होंने देखा और लोगों की उसमें भागीदारी सुनिश्चित हुई, तो लोगों के मन में जो सवाल था वो स्वतः ही हट गया। और कहीं ना कहीं जब हम लोग कोई व्यक्ति रचनात्मक काम करता है तो जो प्रदूषण वायुमंडल में है वो तो दूर होता ही होता है, जो उसका मानसिक प्रदूषण होता है वो भी दूर होता है। अगर हम कोई वृक्ष काटते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मानसिक प्रदूषण के कारण हम ऐसा करते हैं। अगर हमारा मन मस्तिष्क ठीक हो, प्रदूषित ना हो, तो हम क्यों वृक्षों को नुकसान पहुंचाएंगे? वो भी जीवित प्राणी है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि ये पृथ्वी जो है केवल मनुष्यों के लिए थोड़े ही बनी है। इस पर जितने जीव जंतु चराचर हैं सभी का साझा ग्रह है ये जी। और पर्यावरण संरक्षण वो माध्यम है जिससे हम पृथ्वी के संसाधनों का ट्रस्टी के रूप में इस्तेमाल करके, न कि मालिक के रूप में उनका दोहन करके, इन संसाधनों को अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित कर सकते हैं। और इस पृथ्वी को आप अपने इन प्रयासों से, छोटे छोटे प्रयासों से बेहतर बनाने का काम कर सकते हैं हम लोग। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारी डिप्टी हाउसिंग कमिश्नर मांगे राम चौहान चर्चा में हैं। हाल ही में परिपाटी न्यूज के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ प्रदेश प्रभारी शुभम बालिया द्वारा लिए गए इंटरव्यू में पर्यावरणीय कार्यों पर सकारात्मक चर्चा हुई। कमिश्नर साहब, क्या आपको लगता है कि केवल वृक्षारोपण करवाना, अधिक मात्रा में पौधे लगाना, यही पर्यावरण है, यही पर्यावरण संरक्षण है, या और भी चीज़ें हैं? जैसे कि कई बार जल बचाओ चलता है कि जल बचाओ, पक्षी बचाओ, कई चीज़ें, वन बचाओ, तो
कई बार ऐसी चीज़ें आपके सामने भी समक्ष भी आई होंगी, रखी गई होंगी कि जो लगे हुए हैं उनको तो बचाया जाए। नए तो ठीक है, हम लगा सकते हैं, और क्या है पर्यावरण। मैं आपसे और इसमें गंभीरता से पूछना चाहता हूँ और मैं भी समझना चाहता हूँ कि पौधारोपण के अलावा पर्यावरण संरक्षण के लिए और क्या काम आसानी से आम नागरिक के द्वारा किए जा सकते हैं। देखिए, पर्यावरण एक बड़ा व्यापक विषय है। जितने हम और डिसिप्लिन जैसे साइंस के, भूगोल के विषय, वो सब इसमें समाहित हैं। और वृक्षारोपण चूंकि एक इजी वर्क है और ज़्यादा परिणामदायी वर्क है। वृक्ष लगाना, पौधा लगाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हमारे पूर्वज इसको पहले से करते आ रहे हैं, इस नाते ये सबसे इजी वर्क है। और जो आपने जैसे जल संरक्षण की बात की, तो पौधे हैं जो बादल को आकर्षित करते हैं, जिससे एक तरह से जल संरक्षण भी होता है। पौधे कहीं ना कहीं पृथ्वी के तापमान को कम रखते हैं। आपको जैसे कुछ सर्वे रिपोर्ट्स हैं कि पौधों के पास टेम्परेचर अन्य जगहों से 4-5 से लेकर 9 डिग्री तक कम होता है। तो पौधे एक तरह से तापमान भी कम करते हैं, बादल को आकर्षित करके बारिश भी कराते हैं, जल संरक्षण भी होता है। वायुमंडल में जो दूषित गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड्स वगैरह हैं, उनको शोषित भी करते हैं। तो पौधों के पास ये ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी आयत हो जाती है, उनके पास वो ज़्यादा बड़ा काम कर लेते हैं, इसलिए पौधा उसका बेस बनता है। बाकी जो हमारे अलग दूसरे करते हैं, जैसे पौधों को काटना, वो भी पर्यावरण प्रदूषण है। जैसे जो हम अपने उद्योग धंधे करते हैं, उनके नाते जो जहरीली गैसें वायुमंडल में आती हैं, वो भी पर्यावरण प्रदूषण है। जैसे हम कूड़ा जलाते हैं, वो भी पर्यावरण प्रदूषण है। जैसे हम प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं जो नहीं कभी भी नष्ट नहीं होता, वो भी पर्यावरण प्रदूषण है। तो पर्यावरण प्रदूषण इस तरह से एक व्यापक विषय है जिसके सारे कंटेंट्स पे काम करने की जरूरत है। पौधा लगाने का उद्देश्य है कि लोगों का तापमान कम हो जाए, उनका मानसिक प्रदूषण ठीक हो जाए, ताकि वो बेहतर इस पृथ्वी परिवार के लिए सोचें, वो जल भी बचाएं, वो उस पृथ्वी के संसाधनों का प्रयोग एक ट्रस्टी की तरह करें, मालिक की तरह ना करें, दोहन ना करें। क्योंकि पृथ्वी एक ऐसा वायुयान की तरह समझिए आप पृथ्वी को, जिसके पास संसाधनों की आपूर्ति बड़ी सीमित है। उन्हीं संसाधनों में हमें अपनी यात्रा करनी है, हमारी आने वाली पीढ़ियों को अपनी यात्रा करनी है। अगर इन संसाधनों को एक ही पीढ़ी नष्ट कर देगी तो पृथ्वी पे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचेगा ही नहीं। तो जितने भी हमारे कंटेंट्स हैं पर्यावरण संरक्षण के, वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए मनुष्यों के कृत्यों के कारण होते हैं। अगर पृथ्वी के पर्यावरण को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने का काम कोई करता है तो वो केवल मनुष्य ही है। यानी एक तरह से देखा जाए तो अवांछित तत्व अगर पृथ्वी का है तो मनुष्य है। अगर मनुष्य पृथ्वी पर ना हो तो पर्यावरण प्रदूषित होगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इसमें हमें एक व्यापक जन समर्थन की, जन आंदोलन की, जन वैचारिकता की जरूरत है। और मैं तो ऐसा भी मानता हूँ कि जिस तरह से हम लोग अपना बजट बनाते हैं, मासिक बजट बनाते हैं, इसी तरह प्रत्येक परिवार को एक पर्यावरण परिवार योजना बनानी चाहिए। उस योजना में जो हमारे जल, जंगल, जमीन और वायुमंडल है, उस योजना में एक परिवार अपने कार्यों से, अपने रोजी रोटी कमाने के चक्कर में इन योजनाओं को क्या क्या, इन कंटेंट्स को क्या क्या लॉस पहुंचाता है और उन नुकसानों को मिनिमाइज कैसे कर सकता है या शून्य कैसे कर सकता है, वो अपना प्रत्येक परिवार एक अपना प्लान बनाए और उस प्लान पे काम करे, तो सबतई चीजें हो जाएंगी और एक तरह से सस्टेनेबल चीजें होंगी। वो पृथ्वी भी बचेगी, लोग भी बचेंगे। अब विकास की भी जरूरत है और विकास को इतना भी नहीं चाहिए कि वो विनाश कर दे। अगर पृथ्वी का बहुत तापमान बढ़ता है तो हमारी बहुत सारी फसलें पैदा होना बंद हो जाएंगी, तो भोजन पे किसके असर पड़ेगा? हमारा ही असर पड़ेगा। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि जीव जंतुओं का एक तापमान में जीवित रहना असंभव हो जाएगा। तो कुल मिला के सारे कंटेंट्स हैं जिस पर आदमी ने पर्यावरण को खराब किया है, तो उस पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी भी आदमी की सर्वाधिक। देखिए, कितनी बड़ी बात मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, कितनी बड़ी बात हमारे कमिश्नर साहब ने कही है कि पर्यावरण परिवार योजना भी चलाने की ज़रूरत है। इसके साथ ये एक बड़ा विषय है जिस पर आपने बात कही है। तो बता दें, मांगे राम चौहान ने न केवल वृक्षारोपण जैसे कार्यों में भाग लिया, बल्कि उन्होंने जल संरक्षण, स्वच्छता अभियान और प्लास्टिक मुक्त गांव अभियान में भी अहम भूमिका निभाई है। उनके नेतृत्व में अब तक हजारों पौधे लगाए जा चुके हैं और कई तालाबों की सफाई कर उन्हें पुनर्जीवित किया गया है। इस मौके पर श्री चौहान ने कहा कि प्रकृति हमारी धरोहर है, इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। जब तक जन भागीदारी नहीं होगी तब तक स्थायी बदलाव संभव नहीं है। कमिश्नर साहब, अब मेरा आपसे एक पर्सनल जुड़ा हुआ सवाल है। ये सवाल आपको अटपटा भी लग सकता है।
मैंने जब आपके बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया तो आपको काफ़ी अवार्ड भी मिले हैं। दिल्ली में भी आप पर्यावरण संरक्षण के लिए सम्मानित हुए हैं। एक जगह बात ये आई कि इतने ये इस ओहदे पर रह कर के पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, वो इनका मोटिव है, वो इनका मन है, लेकिन मांगेराम चौहान जी कहीं ना कहीं एक बड़े पुरस्कार को, चाहे वो राष्ट्रपति के हाथों, प्रधानमंत्री के हाथों, प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा भी रखते हैं। ये एक जो आपको नहीं बताएगा, आपके फेस पे नहीं बताएगा, एक मीडिया ही है जो आपसे कह सकती है, आपसे पूछ सकती है। तो आज इस सवाल का भी जवाब आपसे मुझे चाहिए कि क्या कोई ऐसी महत्वाकांक्षा है या केवल मन की संतुष्टि, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी के लिए आप काम कर रहे हैं, या क्या इसके पीछे का एक सच है? देखिए, एक व्यक्ति को बनाने में समाज के बहुत सारे संसाधन लगते हैं। बिल्कुल लगते हैं। जिन हम स्कूलों में पढ़े हैं वो समाज की संपत्तियां हैं। जिन सड़कों से हम गुजरे हैं वो समाज का धन उसमें लगा हुआ है। जब ईश्वर ने हमें इस योग्य बना दिया कि हम समाज को कुछ लौटा सकें, तो ये उस लौटाने का प्रयास है, ये अपने आत्मसंतुष्टि का प्रयास है। विभिन्न सेमिनारों में या कोई पुरस्कार समारोह जिसमें एक गैदरिंग होती है, उसमें जाने के पीछे ये उद्देश्य है कि वो लोग जो वहाँ इकट्ठे होते हैं, हम उनके दिल और दिमाग में पौधारोपण कर दें, पर्यावरण संरक्षण की बात को रोपित कर दें, ताकि पृथ्वी पर पौधारोपण होना, पर्यावरण संरक्षण होना आसान हो जाए। बाकी ईश्वर ने जो तय किया है सबके लिए, आप अपने रोल सब करते हैं, तो ये सब काम करते करते मुझे लगता है कि ईश्वर ने ये एक रोल मुझे दिया है। कराने वाला तो ईश्वर है, बस हम लोग उसके निमित्त मात्र हैं। और हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यही होगा कि हमारे आसपास रहने वाले लोग, हमारे पृथ्वी परिवार के लोग स्वस्थ और खुश रहें, बीमारियां उन्हें ग्रसित ना करें, उनका जीवन बेहतर हो, ये सबसे बड़ा पुरस्कार है हमारे लिए। ये आपने बड़ी बात कही कि आपके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार लोगों की जागरूकता है, लेकिन हमारी भी शुभकामना है कि आप इस अच्छे काम को जब कर रहे हैं तो ऐसा भी हो। अब देखिए, बड़े प्लेटफॉर्म पर जब व्यक्ति जाता है, जो आपने बात कही, मान लीजिए आपको कल कोई बड़ा पुरस्कार मिले भी, तो वो भी एक समाज के लिए प्रेरणा के लिए और अधिकारियों के लिए प्रेरणा बन सकती है कि जब मांगेराम चौहान जी इतने बिजी शेड्यूल में रहकर पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें भी करना चाहिए। अभी हमने चर्चा में, जब हमने ऑफ कैमरा चर्चा की थी, हम युवा चेतना के साथ में, युवा चेतना अभियान में भी पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करते हैं। उसके लिए आप कोई आशीर्वचन के रूप में या शुभकामनाओं के रूप में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बिना किसी सरकारी संसाधनों के, बिना किसी सरकारी व्यक्ति की मदद के वो काम हम करते हैं कि पौधारोपण जा कर के गाँव में हम हैं, हमारे साथ में राजीव त्यागी एडवोकेट जी हैं, जिनसे भी मैंने परिचय आपका कराया था। बच्चों को उनके जन्मदिन पर पौधा लगाने के लिए हम प्रेरित करते हैं, तो उस पर आपका क्या आइडिया है या क्या आपके विचार हैं, क्या आप उस पर कहना चाहें? देखिए, मीडिया एक बहुत सशक्त भूमिका समाज में निभाता है और लोगों को जागरूक करने का काम करता है। मुद्दा अगर लोगों के जागरूकता लोगों में आ जाए, उनके मन में कोई गलत विचार है वो हट जाए जागरूकता के माध्यम से, तो निश्चित रूप से परिणामदायी होगा। सभी मीडिया के लोग, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप अपने यहाँ अगर इन चीज़ों को शामिल कर लें जो समाज सुधार के लिए, पर्यावरण सुधार एक तरह से समाज सुधार भी है, पर्यावरण सुधार के कंटेंट्स में, अपने प्रोग्राम्स में शामिल कर लें, तो एक बड़ा काम वो भी पृथ्वी परिवार के लिए करेंगे। और निश्चित रूप से जब वो, जिनकी रीच जितने ज़्यादा लोगों तक है, उतना विचार आपका वहाँ, उतना ज्ञान उन लोगों तक पहुँचेगा, लोगों की पर्यावरण के बारे में जो अज्ञानता हो सकती है वो दूर हो जाएगी, तो निश्चित रूप से वो पृथ्वी परिवार की बेहतरी के लिए, हमारी बेहतरी के लिए जीवन का काम होगा। तो चाहे हम लोग जन्म दिवस के आधार पर पेड़ लगाने का काम करवाएं या किसी और जो हमारे फंक्शंस हैं उन पर पेड़ लगाने का, वृक्ष लगाने का काम कराएं या पर्यावरण को संरक्षित करने की शपथ दिलाएं, वो कहीं ना कहीं एक तरह से हम अपने ही जीवन को बचाने का काम करें। तो इस जीवन को बचाने के अभियान को जिसके पास जो संसाधन है, जो व्यक्ति जहाँ पर है, अपने पास उपलब्ध संसाधनों से जो भी कर सकता है, उसको वहाँ पर इस काम को करना चाहिए, जिससे सामाजिक परिवर्तन आए। सामाजिक परिवर्तन आने का आशय है कि पृथ्वी परिवार रहने के लिए और एक बेहतर स्थान बने। कहीं हम ऐसा ना हो कि अपने जिस डाल पर हम बैठे हैं उसी को काट के अपना नुकसान कर लें। डाल का तो नुकसान करेंगे, या अपना भी नुकसान कर लें। तो ये मीडिया की भूमिका और ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार पूरे संसार में जितने पेड़ हैं और जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से 428 वृक्ष प्रति व्यक्ति का एक औसत निकलता है, लेकिन भारत के हिसाब में देखें ये 94 वृक्ष बताए जाते हैं।
तो इन 94 हम संसार के औसत पर आ जाएं, इसके लिए जो आपका विचार है युवा चेतना वाला, बहुत अच्छा विचार है कि भाई हम अपने जितना प्रत्येक जन्म दिवस पर पेड़ लगाएं, या अपने जीवन काल में हमने जितने वर्ष के हम हैं उनके विरुद्ध हमने कितने पेड़ लगा लिए, उन सबको उन पेड़ों को के बराबर पेड़ लगाते हुए हर साल पेड़ लगाएंगे तो एक बहुत बड़ी संख्या, यानी 140 करोड़ लोग हैं हम, और 140 करोड़ अपनी 60 वर्ष की उम्र के हिसाब से 60 वृक्ष भी लगाएंगे, तो निश्चित रूप से हम भी अपना जो संसार में पेड़ लगाने का योगदान है वो तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। अपने स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे, अपनी ग्लोबल वार्मिंग को रोकेंगे, अपने जीव जंतु जो प्रजातियाँ पशु पक्षियों की प्रजातियां या पेड़ पौधों की प्रजातियां समाप्त हो रही हैं, उन प्रजातियों को पुनर्जीवित या बनाए रखने में अपना योगदान करेंगे। और जब हम योगदान करते हैं तो एक सकारात्मक असर उसका हम पर भी पड़ता है, हमारा स्वास्थ्य और मन दोनों। मांगेराम चौहान ने ये भी कहा कि सरकार और स्थानीय प्रशासन के सहयोग और प्रोत्साहन से पर्यावरण संरक्षण की मुहिम को और गति दी जा रही है। मांगेराम चौहान ने एक संगठन युवा चेतना द्वारा चलाए जा रहे अभियान अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाने एवं उसका संरक्षण करने की प्रशंसा कर अपना समर्थन प्रदान किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के अभियान समाज में जागरूकता लाते हैं। अगर एक व्यक्ति हर साल अपने जन्मदिन पर और अन्य मुख्य अवसरों पर वृक्षारोपण करे तो शायद धरती के प्रति हमारी जिम्मेदारी का कुछ और निर्वहन हो सकेगा। युवा चेतना के अभियान को भी सराहा, उसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आपके प्रेरणा से भी और पर्यावरण के क्षेत्र में जो जिम्मेदारी हमारी हो सकती है वो हम करेंगे। मेरे आखिर में छोटे छोटे 2 बातें हैं वो मैं आपसे करूंगा। रिटायरमेंट के बाद आप अपना जीवन किस चीज़ के लिए समर्पित करना चाहेंगे? पर्यावरण के लिए ही समर्पित करेंगे या कुछ और भी विचार है मन में? हर व्यक्ति के मन में भाव होता है कि जब हमारा फ्री टाइम आएगा तो हम पूर्ण रूप से समर्पित भाव से, कि वो कहते हैं ना कि हमारे तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, तो किस चीज़ के लिए आप रिटायरमेंट के बाद अपना जीवन समर्पित करने का विचार बना रहे हैं? देखिए, पृथ्वी पर हमारी एक ये छोटी सी यात्रा 60-70 वर्षों की होती है, यानी इस ग्रह पर हम रहने के लिए हम ये चाहेंगे आप शतक पार करें। आपकी समाज को जरूरत है। 60-70 आपके लिए छोटा आंकड़ा है कमिश्नर साहब। जो भी यात्रा ईश्वर ने हम लोगों को दी है, उस यात्रा में एक तरह से हम लोग यहाँ मालिक नहीं हैं, किराएदार के रूप में। और जब हम कहीं किसी के किराएदार होते हैं तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि उसका किराया अदा करें। मुझे लगता है पृथ्वी पर आने के बाद सेवा ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम इस पृथ्वी का किराया अदा कर सकते हैं। तो सेवा को मैं अपना एक माध्यम बनाकर उसी पे काम करना चाहूँगा। किसी के जीवन को मैं आसान कर दूँ, किसी का मैं मार्गदर्शन कर दूँ, किसी को मैं प्रेरित कर दूँ, किसी का मानसिक प्रदूषण दूर कर दूँ, किसी को गाइड कर दूँ, यही मैं अपने जीवन का उद्देश्य बनाया हूँ। एसडीएम मांगेराम चौहान की अदालत में मिलती थी पेड़ लगाने की सजा। मांगेराम चौहान के पर्यावरण प्रेम की चर्चा तब बढ़ी जब वो एसडीएम रहते हुए अपनी अदालत में पेश होने वाले आरोपियों को 5 से 7 और उनके जमानतियों से 1 से 2 पौधे लगाने की सजा देते थे और ये शपथ दिलाते थे कि केवल पेड़ लगाने से ही नहीं अपितु उनकी देखरेख कर जानकारी देते रहना है। मांगेराम चौहान ने एसडीएम रहते हुए तहसीलों को पर्यावरण विषय की पेंटिंगों से रंगवा दिया था। यहाँ तक कि उनके आह्वान पर अन्य विभाग के अधिकारियों द्वारा भी अपने अपने कार्यालय को पर्यावरण संरक्षण पेंटिंग बनवाकर सेल्फी पॉइंट स्थापित किए गए थे। पत्रकार भी चलाएं अपने स्तर से अभियान। मांगेराम चौहान ने कहा कि पत्रकार भी अपने स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान चलाएं। रिटायरमेंट के बाद मांगेराम चौहान पूरा जीवन करेंगे पर्यावरण को समर्पित। एक सवाल के जवाब में मांगेराम चौहान से पूछा गया कि आप रिटायरमेंट के बाद अपने जीवन को किस क्षेत्र में लगाएंगे, तो उन्होंने बेबाकी से कहा कि मेरा पूरा जीवन पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में समर्पित रहेगा और मैं लोगों के काम आ सकूं, ऐसा कर सकूंगा, समाज के किसी काम आ सकूं, ये मेरे लिए गौरव की बात रहेगी। मेरे मन में आपसे बात करते हुए आया, हमारे परिपाटी न्यूज़ द्वारा भी कई वर्षों से एक काम पर्यावरण के क्षेत्र में किया जा रहा है। वो समय समय पर क्योंकि इसका जो कार्यालय है वो उत्तराखंड है और वो संतों की भूमि है, देवभूमि है,
अधिकतर क्या देखा होगा आपने भी कि एक महात्मा जी से या जो भी मंदिर के महंत हैं, मठाधीश हैं, उनसे लाखों लोग जुड़े होते हैं। तो हमारे जो इस परिपाटी न्यूज़ चैनल के एमडी हैं राजवीर सिंह तोमर जी, उनके द्वारा संतों को जोड़ करके पर्यावरण के लिए काम किया जाता है। तो हम आपको कभी उसके लिए आमंत्रित भी करेंगे और आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या ये भूमिका भी समाज में एक सकारात्मक दृष्टिकोण ला सकती है। क्योंकि जब संत कोई बात कहते हैं, आपने देखा होगा उनसे बहुत लोग जुड़े होते हैं, उनके अनुयायी होते हैं, आंख मूंद करके विश्वास करते हैं। हमारे बुजुर्गों ने भी कई चीज़ें ऐसी बताई हैं कि आप पीपल की पूजा कीजिए, तुलसी को बचाने के लिए उसको ढकिए, तुलसी विवाह कीजिए। कहीं ना कहीं वो पर्यावरण को बचाने का काम है, जो काम परिपाटी भी अपने माध्यम से करता है, परिपाटी न्यूज़ चैनल भी। तो संतों की इसमें क्या भूमिका हो सकती है, आप उस पर थोड़ा सा बताएं। या मैं ये कहूँ कि परिपाटी न्यूज़ चैनल पर आप ये कहें कि आप संत समाज से क्या आह्वान पर्यावरण संरक्षण के लिए करना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। जो संत समाज है उसके पीछे उसको मानने वाला, उसको फॉलो करने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग है। तो परिपाटी न्यूज़ संत समाज के माध्यम से एक तरह से इतने सारे लोगों से जुड़ना उसके लिए एक आसान हो जाता है। और मैं ऐसा मानता हूँ, जैसे हमारे राजनीतिक व्यक्ति हैं जिनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग्स हैं, हमारे क्रिकेटर्स हैं, हमारे फिल्म स्टार्स हैं, हमारे संत हैं, हमारे दूसरे धार्मिक लोग हैं, या हमारे बहुत सारे सामाजिक संगठनों के लोग हैं जिनको समाज में बहुत सारे लोग जानते हैं। अगर उनके माध्यम से अगर कोई बात जाएगी तो निश्चित रूप से वो बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पास जाएगी। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग पृथ्वी पर इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई उनको गाइड करे, उनको दिशा दे, वो उस दिशा में चल पड़े। तो ये संत समाज इस दिशा को देने का, चूँकि वो धर्म से भी जुड़े हैं, इस दिशा को देने का एक बड़ा काम कर सकते हैं। और हिंदू धर्म तो देखिए, जिसने पानी दिया उस प्रकृति को, उन नदियों को, उन पहाड़ों को, उन वृक्षों को पूजने का काम करता है। इसीलिए करता है, वो जानता है कि जीवन से जुड़े हुए हैं, इनकी वजह से जीवन है। तो उनका धन्यवाद, उनको पूजा करके, उनको नमस्कार करके वो धन्यवाद देने का एक धार्मिक तरीका है। और धर्म से हम लोग निश्चित रूप से, धर्म हमारे जीवन को आसान बनाता है, हमें चलने के लिए मार्गदर्शन देता है, और इसलिए हम धर्म की बातों से प्रभावित भी बहुत होते हैं। अगर धार्मिक लोग इस कृत्य में जुड़ेंगे, निश्चित रूप से बड़ा परिवर्तन होगा। तो धार्मिक और राजनीतिक लोगों का पर्यावरण के संरक्षण में बहुत बड़ा महत्व है। बस उन सभी से आह्वान है कि वो इसके लिए आप अपना योगदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मांगेराम चौहान जी, जो डिप्टी कमिश्नर हाउसिंग बरेली जोन है। और हम चाहते हैं कि उनका ये अभियान पर्यावरण संरक्षण के लिए जो वे काम कर रहे हैं, वो काम नित दिन बढ़ता रहे, समाज उनसे प्रेरणा लेता रहे। और वो समाज के लिए उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद मैं भी अपने पूरा जीवन पूर्ण रूप से पर्यावरण के लिए, समाज के लिए समर्पित करूँगा। हम उनके दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। हमने अधिकतर मैंने शुरू में ही कहा था, हमने अधिकतर अभी तक ऐसी सेलिब्रिटियों से बात की जिसमें हम राजनीतिक लोगों से बात करते हैं, आरोप प्रत्यारोप का भी एक दौर चलता है, लेकिन ये इंटरव्यू पूर्ण रूप से पर्यावरण को समर्पित था। आप देखते रहिए परिपाटी न्यूज़। फिर मिलेंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। मैं शुभम वालिया आपको पुनः करता हूँ नमस्कार। मुरादाबाद से परिपाटी न्यूज़ टीम के साथ शुभम वालिया की ये खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।